मैं शशांक सोनी लक्ष्य अकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय विधायिका की अर्थात संसद की विस्तृत चर्चा आरंभ की थी, जिसे हमने गहन रूप से अध्ययन किया था। उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी शक्तियां क्या है तथा उसके क्या क्या अधिकार है। इस क्रम में हमने पिछली क्लास में संसद के कामकाज व उसकी कार्यवाही के साधनों को देखा था कि उसकी समय का विभाजन कैसा होता है, क्या क्या उसमें शामिल होता है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पकालीन चर्चा आदि मुद्दों को हमने उसमें देखा था। इसके अलावा क्या साधन होते हैं जिसके द्वारा संसद अपने कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है एवं मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, जिसमें आपका शामिल था विभिन्न प्रस्ताव जैसे निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और सबसे महत्वपूर्ण था आपका अविश्वास प्रस्ताव, जिसके द्वारा सीधे सीधे तौर पे सरकार को बर्खास्त किया जा सकता था, उसे हटाया जा सकता था। आज की कक्षा में हम आगे कुछ बचे हुए प्रस्तावों को देखेंगे, उसके साथ ही संसद में किस भाषा का प्रयोग होता है, उससे जुड़े क्या प्रावधान है, वह अंतिम में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पिछली कक्षाओं का छूट गया था, वह है आपकी संयुक्त बैठक, जो अत्यंत आवश्यक है, जिससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। संसद में काम कार्य कार्यवाही के साधन के जो बचे हुए प्रावधान है उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला प्रस्ताव है आपका समापन प्रस्ताव, जिसके कई अन्य नाम हैं, जैसे क्लोजर मोशन, संवरण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि। क्या होता है यह प्रस्ताव? तो सामान्य रूप से जब किसी विषय पर चर्चा चल रही हो, किसी विधेयक की बातचीत चल रही हो, तो उस बातचीत को समाप्त करने की क्या प्रक्रिया है, यह समापन प्रस्ताव के माध्यम से करी जाती है। इस कार्यवाही को करा जाता है। यह समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? तो सबसे पहला, एक बार और समझ लीजिए कि समापन प्रस्ताव क्या है। तो सदन में चल रही चर्चा को बीच में रोकना, जिस विषय पे चर्चा चल रही है या जिस विधेयक पे बात चल रही है, वाद विवाद हो रहा है, उस चर्चा को समाप्त करके उस विधेयक को सीधे रूप में मतदान के लिए सदन में रख देना। हम जानते हैं कि किसी भी विधेयक को मतदान के द्वारा ही पारित माना जाता है। संपूर्ण रूप से मतदान बाद में होता है, पहले उसके विभिन्न उपखंडों पे विभिन्न प्रावधानों पे अलग से मतदान कराया जाता है। ये किस माध्यम से होगा? तो समापन प्रस्ताव के माध्यम से लाया जाता है। विभिन्न प्रकार के समापन प्रस्ताव आपको देखने। सबसे पहला है आपका साधारण समापन प्रस्ताव। जब किसी विषय पर या विधेयक पे पर्याप्त वाद विवाद हो गया हो, उसके बाद उसे मतदान के लिए रख दिया जाता है। विस्तृत रूप से पूर्ण चर्चा किसी भी विधेयक किसी भी विषय पर हो गई है और उसे सामान्य तौर पे मतदान के लिए रख दिया जाए तो उसे साधारण समापन प्रस्ताव कहते हैं। दूसरा है कंगारू समापन प्रस्ताव। विधेयक के महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा होती है और उसके बाद उसे मतदान के लिए भेज दिया जाता है या उस पर मत विभाजन कराया जाता है। यदि मत विभाजन होने के पश्चात वह प्रत्येक खंड पारित हो जाए तो संपूर्ण विधेयक को पारित मान लिया जाता है। कंगारू प्रस्ताव कहने का अर्थ है जैसे कंगारू की जो चाल होती है, जो विभिन्न डिस्टेंस में होता है, अलग अलग दूरी में उसकी गति होती है, उसी प्रकार से किसी भी विधेयक को पूर्ण रूप से चर्चा न करके विभिन्न उसके मुख्य प्रावधानों पे, मुख्य उपखंडों पे अलग अलग चर्चा कर ली जाए और उन्हें अलग अलग मतदान कराकर पास करा लिया जाए तो संपूर्ण रूप से विधेयक को पास मान लिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है घटकों द्वारा समापन पर प्रस्ताव, अर्थात किसी विधेयक के उपखंडों का एक समूह बनाया जाता है। उस समूह पे समग्र चर्चा करते हैं तथा उस समग्र चर्चा के बाद पूरे विधेयक पर मतदान कर लिया जाता है। चूंकि कई विधेयक जो होते हैं काफी मोटे होते हैं, बहुत सारे प्रावधान उनमें दिए होते हैं, जो कि कुछ जुड़े हुए प्रावधान होते हैं जो कि मुख्य प्रावधानों के अधीन होते हैं, उन्हें समझाने के लिए होते हैं। हर एक प्रावधान पे विस्तृत चर्चा करना संसद के लिए आवश्यक नहीं है तथा यह संभव भी नहीं है, क्योंकि इतना समय सदन के पास नहीं होता कि वे एक विधेयक पे इतनी ज्यादा चर्चा कर सके। तो हर एक विधेयक के
प्रयास किया जाता है कि उसके जो प्रमुख प्रमुख प्रावधान है उनकी अलग से एक सूची बना ली जाती है और उन सूचियों का एक समूह बनाकर पेश करते हैं और उस पे मतदान करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं और जब वह पूर्ण रूप से पारित हो जाता है तो मूल विधेयक को पारित मान लिया जाता है। चौथा है आपका गिलोटिन समापन प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीएससी 2017 में पूछा है कि गिलोटिन क्या होता है। तो गिलोटिन के अंतर्गत किसी भी विधेयक या संकल्प के उस हिस्से पे जिस पर चर्चा नहीं हो पाई है या जिस पर चर्चा नहीं हो सकी है उसे भी पारित मान लिया जाता है, सीधे तौर पर उसे मतदान के लिए रख दिया जाता है। इसे गिलोटिन प्रस्ताव कहा जाता है। गिलोटिन का सामान्य अर्थ होता है सिर काट देना। गिलोटिन अर्थात यदि सदन में किसी विषय पे चर्चा नहीं हुई है और सीधे ही उसे मतदान के लिए रख दिया जाता है तो वह गिलोटिन प्रस्ताव कहलाता है। याद रखिएगा, आपके पीएससी 2017 में यह पूछ चुका है। तो ये थे 4 प्रकार समापन प्रस्ताव के अंतर्गत। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि किसी भी विषय या किसी भी विधेयक के पारित या न होने की, पारित होने की जो प्रक्रिया है वो इसी के माध्यम से संपूर्ण होती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रस्ताव की तरफ, जो कि है अनियत दिन वाले प्रस्ताव, अर्थात वे प्रस्ताव जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत कर लिए गए हैं परंतु जिनकी तिथि निर्धारित नहीं है। अर्थात कौन से विषय है उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने नियत कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि इन विषयों पर सदन चर्चा करेगा, लेकिन किस दिन किस समय पे इसकी चर्चा होगी इसकी तिथि समय निर्धारित नहीं है। बाद में कार्यमंत्रणा समिति से समीक्षा करके, परामर्श करके लोकसभा अध्यक्ष उसकी समयावधि निश्चित कर देता है। अगला है औचित्य प्रश्न, जिसे इंग्लिश में पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी कहा जाता है। जब आप सदन की कार्यवाही देखे होंगे तो आप सुने होंगे कि सदन के सदस्यों के द्वारा जब कार्यवाही चल रही हो तो बीच बीच में सदस्य जो पीठासीन अधिकारी होता है उनसे बीच बीच में सवाल पूछता है, सीधे तौर पे कहता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, अर्थात औचित्य प्रश्न क्या है। तो आइए समझते हैं कि औचित्य प्रश्न क्या होता है। सदन की कार्यवाही के संचालन में सामान्य नियमों अर्थात संविधान के द्वारा बनाए गए नियम या फिर सदन जो अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाता है वे सभी नियम का पालन नहीं करता तो कोई सदस्य इसके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है। सामान्य रूप से यदि सदन की कार्यवाही अपने सामान्य नियमों से न चल रही हो, सही तरीके से सदन काम न कर रहा हो तो कोई भी सदन का सदस्य खड़े होकर उस पर ध्यान आकर्षित करा सकता है, पूछ सकता है कि किस औचित्य से, किस नियम के माध्यम से आप इस सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, जिसका उत्तर पीठासीन अधिकारी को देना होता है। यह प्रश्न सामान्यतः विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, जिसका मकसद होता है सरकार को दबाव में लाने का प्रयास करना, क्योंकि सदन में जो भी काम हो रहा होता है वो प्रमुखतः सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित होता है कि सरकार कैसे विधेयक लाना चाहती है, किन बातों पे विचार विमर्श करना चाहती है, ये सभी सरकार का प्रमुख पक्ष वहां पर होता है। तो जब विपक्ष इस पे औचित्य प्रश्न करता है तो वह उसके द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाता है कि आपकी कार्यवाही गलत है, आप गलत नियमों के तहत अपना कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही असाधारण युक्ति है, बहुत शक्तिशाली अधिकार है। यदि पॉइंट ऑफ ऑर्डर या औचित्य प्रश्न गलत होता है, माफ कीजिएगा, औचित्य प्रश्न सही है और यदि सरकार गलत तरीके से काम कर रही है, सदन गलत तरीके से कार्य कर रहा है तो उसकी कार्रवाई वहीं समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, औचित्य प्रश्न जब पूछा जाए और यदि औचित्य प्रश्न सही है और वो सदन की कार्रवाई के खिलाफ काम कर रहा है सदन, तो उसकी कार्रवाई वहीं पे समाप्त हो जाती है। यह हुआ आपका औचित्य प्रश्न। बीच बीच में आपने सदन की कार्यवाही में देखा होगा कि जब भी व्यवधान उत्पन्न होता है या बहुत शोरगुल होता है या फिर सरकार जबरदस्ती अपनी विधेयकों को पास कराना चाहती है, ये जबरदस्ती अपने विषय को जिन पर उससे चर्चा करनी होती है वह करता है, तो विपक्ष विरोध के रूप में बार बार पीठासीन अधिकारी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके पूछता है कि वह किस नियम के तहत ऐसा करने दे रहा है, और यदि यह सही है तो ठीक, और यदि उसने गलत तरीके से इसे लाया है तो वह कार्रवाई वहीं पे समाप्त हो जाती है। ये बात हुई औचित्य प्रश्न की। अब देखते हैं अगला नियम 377, वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं है। प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव,
आदि में नहीं उठाए जा सकते नियम 377 के अंतर्गत शामिल होते हैं। अर्थात कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें न तो आप औचित्य प्रश्न कह सकते हैं, न आप उन्हें प्रश्नकाल में ला सकते हैं, न अल्पकालीन चर्चा में ला सकते हैं, और न ही स्थगन प्रस्ताव या अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में पेश कर सकते हैं। वे सभी विषय नियम 377 के अधीन लोकसभा में रखे जाते हैं। सामान्यतः लोक महत्व का विषय या संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े जो मामले होते हैं उन्हें नियम 377 के माध्यम से लोकसभा में पेश किया जाता है। विशेष उल्लेख, जैसा कार्य नियम 377 के तहत लोकसभा में किया जाता है वैसा ही कार्य विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा के लिए किया जाता है। विशेष उल्लेख शब्द का प्रयोग राज्यसभा के लिए होता है, जबकि नियम 377 का प्रयोग लोकसभा के लिए किया जाता है। यहाँ पे बात हुई विभिन्न प्रस्तावों की जो संसद में लाए जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सदन की कार्रवाई में दो चीजें प्रमुख होती हैं, एक होता है आपका प्रस्ताव और दूसरा होता है आपका संकल्प। प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है, व्यापक होता है, समग्र होता है, जबकि संकल्प उसी का ही एक भाग है, एक उपवर्ग है, एक हिस्सा होता है। आइए थोड़ा सा इन्हें देखें। संकल्प प्रस्तावों का उपवर्ग है। प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण, स्थानापन्न और पूरक। महत्वपूर्ण प्रस्ताव अर्थात जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें प्रमुख रूप से लाया गया है, सदन में पेश किया गया है। स्थानापन्न प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव के स्थान पे यदि कोई और प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। पूरक प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव या स्थानापन्न प्रस्ताव के साथ में बाद में कोई अलग से प्रस्ताव लाया जाए उसे पूरक प्रस्ताव या सप्लीमेंट्री कहा जाता है। संकल्प केवल महत्वपूर्ण होता है, जबकि प्रस्ताव महत्वपूर्ण, स्थानापन्न व पूरक तीनों होता है। संकल्प पे मत विभाजन आवश्यक होता है, जबकि हर प्रस्ताव में मत विभाजन आवश्यक नहीं है। ये कुछ सामान्य अंतर है संकल्प और प्रस्ताव में। आशा है आप समझ गए होंगे, एक बार नोट्स में अच्छे से देख लीजिएगा। जिस प्रकार प्रस्ताव भी किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, तो संकल्प को भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा अर्थात सरकार के मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, प्राइवेट सदस्य के द्वारा भी संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। ये थे सदन की कार्यवाही के प्रमुख साधन। अब देखते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात हमारे संसद में किन किन भाषाओं का प्रयोग होता है तथा क्या क्या अधिकार इससे जुड़े हैं, क्या प्रावधान इनमें है, आदि उनमें देखते हैं। तो आपके संसद में दो भाषाओं को ही काम होता है, दो ही भाषाओं से पूरी प्रक्रिया को चलाया जाता है। क्या है वे? तो हिंदी व अंग्रेजी। अनुच्छेद 120 में क्लियरली बोल दिया गया कि संसद की कार्यवाही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में ही की जाएगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ तो यह बात रखी गई कि अभी हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में इस कार्यवाही को चलाया जाएगा, लेकिन यह टाइम लिमिट डिसाइड कर दी गई कि केवल 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी में काम होगा, उसके पश्चात अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा। संसद की कार्यवाही केवल और केवल हिंदी भाषा में की जाएगी। लेकिन 1963 में कई राज्यों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया तथा उनके विरोध के कारण 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 1950 की जो स्थिति है वही यथास्थिति आज भी बनी रहेगी तथा वही यथास्थिति आगे भी लागू रहेगी। अर्थात सदन की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होती रहेगी, दोनों माध्यमों में चलती रहेगी। अगली बात, सदन के पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं यदि वह हिंदी व अंग्रेजी में बात रखने में असमर्थ हो। जैसा हम जानते हैं सदन की कार्यवाही केवल हिंदी या अंग्रेजी में होगी, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी ऐसे जनता है जो हिंदी व अंग्रेजी नहीं जानती, तो वे अपना जो प्रतिनिधित्व है या जिनके जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं, ताकि वे अपने भावनाओं को, अपने प्रयासों को अच्छे से समझा सकें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को अच्छे से प्रकट कर सकें। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है।
ये थी आपकी सदन की भाषा। अब एक वर्ड और यूज होता है संसद की कार्यवाही में, जो कि है लैम डक सत्र, अर्थात नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लैम डक सत्र कहलाता है। पिछली जो लोकसभा थी उसकी जो अंतिम बैठक, अंतिम सत्र हुआ, उसके पश्चात उसका विघटन हो जाता है। उसके विघटन के पश्चात जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाए, ये जो बीच का टाइम पीरियड है, समयांतराल है, इसे लैम डक सत्र कहा जाता है। साथ ही वे सदस्य जो पिछली लोकसभा में चुने गए थे लेकिन नई लोकसभा के गठन होने पे उनका निर्वाचन नहीं हो पाया, वे सदस्य लैम डक कहलाते हैं। दोनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछने की संभावना रहती है। ये थी सदन की भाषा व उससे जुड़ी टर्मिनोलॉजी। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विधेयकों के पारित होने के विधायी प्रक्रिया से जुड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, अति क्वेश्चन इससे बनते हैं। आइए ध्यान से उसे एक बार और समझें, जिसे हम पिछली कई कक्षाओं में सुन चुके हैं, बार बार समझ चुके हैं, रट चुके हैं। एक बार उन्हें और गहराई से देखते हैं तथा एक रिवीजन के रूप में अच्छे से याद कर लेते हैं। संयुक्त बैठक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। क्या होता है संयुक्त बैठक? अर्थात दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पे, किसी विधेयक पे चर्चा करें। तो कौन से विधेयक होते हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं? तो संविधान कहता है संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल और केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के विधेयक सामान्य रूप से होते हैं, जैसे पहला साधारण विधेयक, दूसरा वित्तीय विधेयक, तीसरा धन विधेयक, चौथा आपका संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक अर्थात वित्त विधेयक 1 व 2, इन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक लाई जा सकती है। नीचे के 2 विधेयक अर्थात धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। कारण क्या है? तो धन विधेयक पर इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत विशेष अधिकार नहीं मिले हुए। यदि वह उसे पारित करे तो भी ठीक, यदि वह उसे पारित न भी करे तो भी ठीक, क्योंकि वह दोनों ही स्थिति में लोकसभा के पास जाएगा और लोकसभा जैसा निर्णय चाहे, यदि वह उसके संशोधनों के साथ उसे पारित करना चाहे तो भी मान लिया जाएगा, यदि वह उसे मूल रूप से पारित कर दे तो भी वैसा मान लिया जाएगा। पूर्ण रूप से धन विधेयक में सारे के सारे अधिकार लोकसभा के पास हैं, इसलिए संयुक्त बैठक की कोई औचित्य ही नहीं बनता धन विधेयक के मुद्दे पे। अब बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। तो 24वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, माफ कीजिएगा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात यदि संसद में कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है और यदि वह दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तथा वह उसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उसे अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उपयोग में आने वाले वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। वो पूर्ण रूप से बाध्य है, बंधा हुआ है कि वह उस पर अपनी सहमति देगा ही, क्योंकि संविधान में संशोधन करके उस पर यह बाध्यता लगा दी गई है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पारित करेगा, उस पर अपनी सहमति देगा ही। इसलिए संयुक्त बैठक की कोई औचित्य या कोई आवश्यकता संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती। केवल 2 विधेयक हैं, साधारण विधेयक व वित्त विधेयक, जिन पे संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है, क्या परिस्थिति बनती है कि संयुक्त बैठक बुलाना पड़ता है। पहला है, यदि एक सदन पर विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन में पहुंचे और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे। मान लीजिए विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा ने उसे पारित करके आगे के लिए राज्यसभा को भेजा, लेकिन राज्यसभा ने पूरे के पूरे विधेयक को शून्य कर दिया, खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा है, संशोधनों के संबंध में दोनों सदन असहमत, अर्थात यदि लोकसभा ने विधेयक राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने उसने कुछ संशोधन विधेयक में सुझाए जिन्हें वापस लोकसभा में लाया गया, लेकिन लोकसभा उन संशोधनों पर सहमत नहीं हुई, तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तीसरा है, यदि दूसरा सदन
वहां पर विधेयक पेश होने के 6 माह होने तक विधेयक को पारित न करे। अर्थात यदि एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में पहुंच गया और उस तिथि से 6 माह समाप्त होने के बाद भी दूसरे सदन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसे पारित नहीं किया, तब भी इस विषय पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक बुलाने का, आयोजित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। यदि वह उस विधेयक के संबंध में समझे कि वह लोक महत्व के विषय में है, अविलंबनीय है, अति महत्वपूर्ण है, तो ही वह उस पर संयुक्त बैठक बुला सकता है। अर्थात हर विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, उन्हीं विधेयक पे बुलाई जाएगी जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे। और देखिएगा कि जब लोकसभा विघटित हो जाए तब संयुक्त बैठक में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो विधेयक वहां पे पेश होने वाला है वहां पे क्या प्रभाव होगा। अति महत्वपूर्ण लाइन है, थोड़ा सा प्रावधान को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब हमने लोकसभा का विघटन पढ़ा था तब यह जाना था कि लोकसभा का जब विघटन होता है तो उसमें जो भी विधेयक पेश होते हैं वो व्यवगत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो क्या संयुक्त बैठक वाले विधेयकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें भी अभी देखते हैं। यदि लोकसभा के विघटन के कारण कोई विधेयक व्यवगत हो गया है तो संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होगा। अर्थात जो भी असहमति हुई, जो भी गतिरोध हुआ लोकसभा में है और उसी समय लोकसभा विघटित हो गई, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, क्योंकि एक सदन भंग हो चुका है, तो संयुक्त बैठक कैसे होगी। लेकिन इस प्रावधान का एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, तो वह यह है कि यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना दे दी है और उसके बाद लोकसभा विघटित हुई है तो संयुक्त बैठक होगी। कहने का क्या मतलब है, यदि राष्ट्रपति ने मान लीजिए अगले महीने की 25 तारीख को किसी विधेयक पे संयुक्त बैठक करने का सूचना दे दिया हो, आदेश जारी कर दिया हो, अधिसूचना दे दी हो कि इस विषय पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगले माह की 25 तारीख को आयोजित की जाएगी, लेकिन अचानक लोकसभा उसी माह की 10 तारीख को विघटित हो जाए तो क्या होगा। तो यदि लोकसभा 10 तारीख को विघटित हो गई है और कार्यवाही होना है 25 तारीख को, तब स्थिति में क्या होगा। तो यह है कि चूंकि राष्ट्रपति ने 25 तारीख की जो डेट फाइनल की थी, उसकी जो ऑर्डर है, उसकी जो सूचना है वह इसी महीने निकाल दी। उसके सूचना निकालने के बाद, आदेश जारी करने के बाद लोकसभा का विघटन हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति का ऑर्डर, उसकी अधिसूचना जो है वो वैसे ही मान्य होगी जैसे है। अर्थात लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक उस दिन के लिए होगी, उसी विषय पे होगी जिस पर राष्ट्रपति ने कहा है, और वे सभी लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे जो कि विघटित हो चुकी है। केवल वे उसी विधेयक के लिए मिलेंगे जिसके लिए राष्ट्रपति ने उसे कहा है, उसी विषय पे वे विचार विमर्श करेंगे। अर्थात आने वाली 25 तारीख को लोकसभा व राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठेंगे और उस विषय पे विचार विमर्श करेंगे, उस विधेयक पे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अनुच्छेद 118 जिसमें यह कहा गया है कि दोनों सदन अपने लिए कार्यवाही के नियम बनाएंगे, जिसके अंतर्गत पॉइंट 4 में कहा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। साथ ही संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया नियम है उनका संचालन लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुरूप होगा। अर्थात जैसे लोकसभा की कार्यवाही के नियमों का संचालन होता है, वैसा ही संयुक्त बैठक का भी संचालन लोकसभा की तरह ही किया जाएगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष लोकसभा का। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्यसभा का उपसभापति। यदि वह भी अनुपस्थित है तब इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त बैठक के सभी सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को उस बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे जो उस दिन की कार्यवाही का संचालन करेगा। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उसे इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं गणपूर्ति, अर्थात संयुक्त बैठक के संचालन में मिनिमम कितने सदस्यों की
संख्या अनिवार्य है उसकी कार्यवाही को चलाने में। तो संविधान कहता है दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, अर्थात दोनों सदनों की कुल संख्या को जोड़ दिया जाए, उनमें से जो 1/10 सदस्य निकले इतने सदस्य अनिवार्य रूप से उस समय मौजूद होने चाहिए, तब संयुक्त बैठक काम करेगी। पारित करने का क्या तरीका है? तो दोनों सदनों के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से इसे पारित कराया जाता है। अर्थात तरीका वही है जैसे साधारण विधेयक को पारित कराया जाता है, बस अंतर यह है कि संख्या दोनों सदन के सदस्यों को जोड़कर निकाली जाती है। अब देखते हैं कि किन विषयों पर चर्चा होगी संयुक्त बैठक में। तो संविधान यह कहता है केवल उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जिन पर असहमति उत्पन्न हुई है, अर्थात जिन कारणों से वह विधेयक रुका है, जो भी दोनों सदनों में असहमति है, जो भी उनके बीच आपस में संशोधनों को लेकर मत विभाजन है, जो भी उनके बीच आपस में समझ नहीं बन पा रही, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, उन्हीं विषयों पे बात होगी। कोई नए विषय, कोई नए मुद्दे पे उस विषय पे बात नहीं की जाएगी। मूल विधेयक में दो तरह के संशोधन होंगे, अर्थात जो विधेयक पेश किया जा रहा है उसमें किस प्रकार के संशोधन किए जाएंगे, तो दो कैटेगरी में उन्हें बांट दिया गया। पहला, वे संशोधन जिनका संबंध असहमति के बिंदुओं का समाधान करने से हो। हमने अभी जिसे समझा कि ऐसा समाधान किया जाएगा किन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे असहमति है, जिन मुद्दों पे दोनों सदन एक मत नहीं हो पा रहे, उन्हीं बिंदुओं को फिर से पेश किया जाएगा और दोनों तरफ से, दोनों सदनों के द्वारा इस पर एक पॉइंट पे, एक सहमति पे आने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, वे संशोधन जो विधेयक को पारित करने में हुए विलंब के कारण जरूरी हो गए, अर्थात हमने देखा राज्यसभा यदि 6 माह के बाद उस पर कोई विचार नहीं करती, उसे पारित नहीं करती, यदि इस 6 माह के बीच में कोई ऐसा विषय आता है जो उस विधेयक पे जोड़ा जाना चाहिए या उस विधेयक के प्रावधानों में कुछ आवश्यक संशोधन नए रूप से प्रस्तुत होने चाहिए, तो भी उन्हें किया जा सकता है संयुक्त बैठक के माध्यम से। तो ये हुई बात संसद के कामकाज, उसकी कार्रवाई तथा एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त बैठक की। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम संसद की प्रमुख समितियों की बात करेंगे जो संसद की कार्यवाही में प्रमुख रूप से अपना दायित्व निभाती है, संसद की कार्यवाही में प्रमुख रूप से उसका साधन है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए कि जो लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन कक्षाओं में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए। जल्द ही नई बैच, नई कक्षाएं शुरू हो रही, तो जो भी लोग इच्छुक हैं वे नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।